हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। फ्रेंड्स, आज से हम द हिंदू, पीआईबी के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस के भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के बारे में। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो कि अभी फेज 3 ट्रायल में है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इसका जो रिजल्ट है उसमें 90% ये इफेक्टिव रहा है अभी तक की जो फेज 3 की ट्रायल है उसके अंदर। तो अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, कुछ दिनों से अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में। तो यहाँ पर फाइजर और मॉडर्ना जो कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दिए थे कि काफ़ी अच्छी तरह से उनकी वैक्सीन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने भी काफ़ी अच्छे अर्ली इंडिकेशन दिए हैं। जब यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब डोजेज कही गई थी ऑक्सफोर्ड के द्वारा, तो उसके अंदर ये काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड 2 तरह के डोजेस दे रही है, जिसमें एक डोज है हाफ डोज प्राइम और दूसरा है फुल डोज बूस्टर। तो इन दोनों तरह के डोज का इस्तेमाल करके जो कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने की बात कही गई है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के द्वारा। डिटेल जान लेते हैं। अभी जो इंटरिम डेटा आई है, जो एनालिसिस हो रहा है फेज 3 ट्रायल के अंदर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका कोविड-19 कैंडिडेट वैक्सीन के ऊपर, तो इसमें जो प्रभाव है इसका कोविड-19 को समाप्त करने में या उसको रोकने में वो काफ़ी अच्छा दिखा है। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें ऐसा बताया गया है। इसके अलावा कोई भी सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज नहीं पाए गए हैं इस वैक्सीन के अंदर, और ये रिजल्ट जो है वो बेस्ड है 131 कोविड-19 केसेस जो कि फेज 3 ट्रायल में देखे गए हैं उसके ऊपर। अब जान लेते हैं इस वैक्सीन के बारे में। देखिए, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसको बनाया गया है एक तरह की वायरस से। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन को अगर डेवलप करना होता है तो वहां पर उस वायरस का जो सबसे वीकेंड वर्जन होता है उसका यूज किया जाता है। तो यहां पर भी कोरोना वायरस वैक्सीन को बनाने के लिए जो ये वायरस है उसका वीकेंड वर्जन यूज किया गया है, जो कि कॉमन कोल्ड वायरस है जिसका नाम एडेनो वायरस है। तो यहां पर इसको जेनेटिकली चेंज किया गया ताकि ये ह्यूमन के अंदर ग्रो ना कर सके, यानी कि उसमें ऐसी चेंजिंग कुछ उसकी जेनेटिक्स में लाई गई कि वो अब ह्यूमन के अंदर किसी तरह की चेंजेस को ना दिखा सके, यानी कि किसी तरह का ग्रो ना हो ह्यूमन के अंदर। तो यहाँ पर जो 2 डोजेज हैं इस वैक्सीन की, तो इसमें इस डोज के अंदर एक पर्टिकुलर डोज तैयार की गई है जिसमें डिफरेंट यहाँ पर उसकी प्रभाव देखने को मिली है इन दोनों डोजेस के अंदर। जैसा कि एक डोज है हाफ डोज और एक उसको यूज किया गया है एज ए प्राइम फर्स्ट डोज के तौर पर। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि प्राइम डोज है और एक बूस्टर डोज है। तो प्राइम डोज जो है वो हाफ डोज है, तो इसको फॉलो किया गया है एक स्टैंडर्ड डोज बूस्टर के द्वारा, जिसका जो प्रभाव है वो 90% दिखा इस वायरस को प्रिवेंट करने में। इसके अलावा जो फुल डोज या स्टैंडर्ड डोज है उसको यूज किया गया है प्राइम और बूस्टर डोजेस के तौर पे। तो यहाँ जो इसका प्रभाव दिखा है इस कोरोना वायरस को रोकने में वो 62% दिखा है। अगर कंबाइन एनालिसिस की जाए इन दोनों डोजेस के लिए तो यहाँ पर एवरेज जो इसका प्रभाव दिखा है वो 70% दिखा है। जिस तरह से फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन का प्रभाव था, तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने भी इसी तरह का प्रभाव शो किया है कि ये जो सीवियर कोविड-19 डिजीज के जो केसेस हैं उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी कैपेबल है। यहाँ पर जो प्रेस रिलीज की गई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, उनका यहाँ पर कहना है कि कोई भी ऐसे यहाँ पर सीवियर केसेस या हॉस्पिटलाइज केसेस नहीं देखे गए हैं इस वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद। अब जान लेते हैं इसके स्टोरेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में थी मॉडर्ना और जो दूसरी फाइजर की वैक्सीन थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि इसको स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए -17 टू -80 डिग्री का कोल्ड स्टोरेज चाहिए। इसके जस्ट ऑपोजिट ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है उसको स्टोर करना काफ़ी आसान है। ये आपको 2 से 8 डिग्री के बीच में इसको ईजिली स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह की अगर स्टोरेज इसकी होगी तो इस वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा और किसी भी तरह की अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जहाँ पर अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा देश है। यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था अगर करनी होगी तो एक पूरी तरह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें काफ़ी खर्चा आएगा। तो ये काफ़ी उपयोगी होगा अगर इसको अच्छी तरह से डेवलप कर लिया जाता है। तो जो ये फाइंडिंग यहाँ पर पाई गई है उसमें शो किया गया कि ये जो वैक्सीन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और ये काफ़ी सारे लाइफ्स को सेव करेगी। इसके अलावा जो इसकी डोजिंग की जो कैपेबिलिटी है, यानी कि जो कंट्रोल्ड वे में अगर इसको दिया जाए तो ये अराउंड 90% तक इफ़ेक्टिव हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल करके अगर इसको प्रॉपरली प्लान तरीके से सप्लाई की जाए तो इसका वैक्सीनेशन काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ऐसा जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के जो चीफ इन्वेस्टिगेटर हैं उनका कहना है। अब जान लेते हैं ऑक्सफोर्ड का विजन क्या है उसके बारे में। देखिए, ऑक्सफोर्ड जो है यहाँ पर एस्ट्राजेनिका को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि एस्ट्राजेनिका ने यहाँ पर 2 तरह के डेटा को डेवलप किया है, जिसमें फेज 3 एफिकेसी डेटा है और दूसरी एक्सटेंसिव सेफ्टी डेटा है। तो ऑक्सफोर्ड इसको यहाँ पर सपोर्ट करेगी ताकि वो ये दोनों जो डेटा है उसको सबमिट कर सके जितने भी रेगुलेटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको, जिसमें कि यूके, यूरोप और ब्राज़ील शामिल हैं, ताकि इस प्रोडक्ट की इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी की जा सके और इस प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल सके। इसके अलावा जो इसका इमरजेंसी यूज़ है उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सके। की एलिमेंट जो है इस ऑक्सफोर्ड पार्टनरशिप की एस्ट्राजेनिका के साथ वो एक ज्वाइंट कमिटमेंट है ताकि प्रोवाइड किया जा सके वैक्सीन को सारे के सारे लोगों तक ऑन एंड नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस। जो इनका मकसद है वो काफ़ी क्लियर है कि ये वैक्सीन जो है हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर। अगली न्यूज़ है न्यू भूटान बॉर्डर विलेज के बारे में कि यहाँ पर अभी चाइना ने एक नई बॉर्डर विलेज को डेवलप किया है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है भूटान और चाइना के बीच की। अभी न्यूज़ में क्यों है? देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो पंगड़ा विलेज है वहाँ पर एक नया विलेज बिल्ड किया गया है और जो लोग हैं वो वहाँ सितंबर से ही मूव करना शुरू कर चुके हैं। अब जान लेते हैं क्या बॉर्डर इशू है भूटान और चाइना के बीच में। देखिए, चाइनीज़ मीडिया ने क्लेम किया मंडे के दिन कि जो नया बॉर्डर है वो बॉर्डर विलेज है उसको बिल्ड किया गया है चाइना के द्वारा भूटान के नज़दीक, जो कि चाइनीज टेरिटरी के अंदर ही लाई करती है। बट जो इमेजेस रिलीज की गई इस विलेज की उसमें ये साफ पता चल रहा था कि ये लोकेशन जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है इन दोनों कंट्री के बीच में। तो यहाँ पर जो इमेज रिलीज की गई है न्यूज़पेपर के द्वारा जिसमें विलेज डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर है वो कपल ऑफ किलोमीटर भूटान के टेरिटरी के अंदर शामिल है। अगर चाइनीज़ मीडिया की माने तो यहाँ पर उनके द्वारा 27 हाउस होल्ड डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा जो ये विलेज है वो पूरी तरह से एसफाल्ट रोड से कवर है। इसके अलावा यहाँ पर एक पब्लिक स्क्वायर भी है। इसके अलावा और काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पर चाइना के द्वारा की गई है, जैसे विलेज कमेटी का कंस्ट्रक्शन किया गया है, हेल्थ रूम, पुलिस रूम, किंडरगार्टन, सुपरमार्केट और प्लास्टिक रनवे भी वहाँ पर चाइना के द्वारा डेवलप की गए हैं। अब जान लेते हैं टेरिटोरियल क्लेम के बारे में। देखिए, चाइना ने पास्ट में भी ऐसी काफ़ी क्लेम किए हैं जहाँ पर उन्होंने डिस्प्यूटेड एरिया में सिविलियन सेटलमेंट्स कराई है। अगर हम बात करें साउथ चाइना सी आइलैंड के बारे में तो वो भी एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जहाँ पर चाइना के द्वारा सिविल सेटलमेंट की गई थी। अगर चाइना के मैप की माने तो ये जो विलेज है वो चाइना की टेरिटरी के अंदर ही है। बट अगर चाइना के बॉर्डर की बात की जाए तो वो तो फर्दर साउथ की तरफ ही बढ़ता है, जो कि इंडिया और भूटान का जहाँ से बॉर्डर रन करता है वो एरिया होता है। इसके अलावा जो एरिया है ईस्ट ऑफ इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन ऑन डोकलाम प्लेट्यू, जहाँ पर 72 डेज का स्टैंड ऑफ देखा गया था 2017 में, और इसको भी ट्रिगर किया था चाइना के रोड बिल्डिंग ने, यानी कि चाइना ने वहाँ पर रोड का बिल्डअप करना शुरू किया था और वो इसको अपने बॉर्डर के तौर पे देखता था। तो इंडिया ने आगे बढ़कर चाइना को रोका, जबकि चाइना वहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मीटर ईस्ट ऑफ इंडिया बॉर्डर वो रोड को बिल्ड कर चुका था। तो चाइना
वहाँ पर भी भूटानीज टेरिटरी के अंदर एंटर कर ही गया था और यूनिलैटरली वो पुश कर रहा था इस ट्राई जंक्शन को फर्दर साउथ की तरफ। चाइनीज एक्सपर्ट ने यहाँ पर ब्लेम किया है इंडिया को, जो भी अभी अनसेटल्ड चाइना और भूटान बॉर्डर का जो नेगोशिएशन है जो ठप पड़ा है उसके लिए उसने पूरी तरह से इंडिया को जिम्मेदार कहा है। उसने कहा है कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है चाइना और भूटान के बीच में वो काफ़ी छोटा मामला है जिसको इंडिया ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा उसने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कियान फेंग जो कि डायरेक्टर है रिसर्च डिपार्टमेंट एट नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट एट सिंघुआ यूनिवर्सिटी में, उनके द्वारा कहा गया है। अब जान लेते हैं डोकलाम प्लेट्यू स्टैंड ऑफ के बारे में। देखिए ये जो 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ था ये रिफर करता है मिलिट्री बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो कि इंडियन आर्म फोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के बीच में हुई थी, जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन की गई थी डोकलाम में, जो कि एक ट्राई जंक्शन है जिसको डोंगलांग या डोंगलांग कोचांग के नाम से जाना जाता है। तो 2017 में चाइनीज ट्रूप ने यहाँ पर एक्सटेंड करना शुरू किया था अपनी रोड को साउथ की तरफ डोकलाम में। ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसको चाइना एज वेल एज भूटान दोनों ही अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं। अगली न्यूज़ है एग्री रिफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक ने पार्टिसिपेट किया एक वेबिनार में जो कि हेल्ड किया गया ऑन द फ्यूचर ऑफ फार्मिंग। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट होगा जो अभी रिसेंट 3 लेजिस्लेशन लेके आए हैं गवर्नमेंट उसका। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट थे एग्रीकल्चर के फील्ड के, इसके अलावा इकोनॉमिस्ट और जो दूसरे लेजिस्लेटर थे, उनका मानना है कि ये जो रिफॉर्म है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अभी की बहुत बड़ी नीड है फार्मर्स के लिए। तो इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स जो है नेक्स्ट फ्यू ईयर में रियलाइज करेंगे, लेकिन जो स्ट्रेस है फार्मर के अंदर वो के लिए कंसर्न है। उनका कहना है कि फार्मर जो है वो यहाँ पर मेजर स्टेक होल्डर हैं, तो उनका कंसल्टेशन यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। और जो उनका कंसर्न है एमएसपी को लेके, उसको सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और इस जो कंसर्न है उसको गवर्नमेंट को बातचीत के थ्रू समाप्त करना चाहिए। अब जान लेते हैं डिस्कशन के बारे में। तो जो पैनल का डिस्कशन हुआ इसमें इंडिया के फ्यूचर फार्मिंग के बारे में बात की गई जो कि रिफ्लेक्ट कर रही थी फार्म बिल 2020 को। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया डिफरेंट पॉलिटिशियंस ने, इसके अलावा नीति आयोग के मेंबर ने। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस था वो इस बात पे था कि किस तरह से फार्मर को एम्पावर किया जाए और किस तरह से फार्मर को फ्रीडम प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने बायर्स को खुद से चूज कर सके। इसके अलावा जो फार्म रजिस्ट्रेशन है उसमें काफ़ी फेवरेबल आउटकम्स भी होंगे, लेकिन जो रूल है उसको यहाँ पर अकाउंट में लेना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर स्टेट्स के भी कुछ स्पेसिफिक कंसर्न हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। प्रोफेसर चांद की अगर बात मानी जाए तो उनका कहना है कि ये जो बिल है अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया तो जो कंडीशन है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की वो फर्दर और ज़्यादा डेटेरिएट होगी। तो यहाँ पर प्रोफेसर गुडविन ने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया है जहाँ पर जो यूएस की फार्मिंग है उसमें भी इसी तरह के बिल को इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन वो वहाँ पूरी तरह से फेल है, तो उसको यहाँ उन्होंने हाईलाइट किया है। अब जान लेते हैं क्या है सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर की इंडिया के अंदर। देखिए एग्रीकल्चर जो है उसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये एक हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर के तौर पर काम करता है। अगर इंडिया के पॉपुलेशन की बात की जाए तो मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, यानी कि फैमिलीज जो है उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ये माल न्यूट्रिशन को टैकल करती है और यहाँ के लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक तरह से एक की के तरह काम करता है इंडिया की जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने में, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करती है पब्लिक के हेल्थ को और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है उसका योगदान इकोनॉमिक ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो हमारे देश का है उसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया की जो जीडीपी है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। अर्लियर एक्शंस क्या लिए गए हैं, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो इनपुट कॉस्ट है उसको सब्सिडाइज किया गया है, जैसे कि वाटर, पावर और फर्टिलाइज़र
में यहाँ पर सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा पहले यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन भी लाया गया था, जहाँ पर बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाया गया। इसके अलावा जो टाइमली अवेलेबिलिटी है क्वालिटी इनपुट्स की, स्पेशली अगर बात की जाए हाई यील्डिंग सीड्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिली। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, वाटर की अवेलेबिलिटी भी बढ़ाई गई। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया फार्मर को, और जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट है वो भी किया गया। इसके अलावा जो नॉन क्रॉप रिलेटेड एग्रीकल्चर इनकम है, उसमें यहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स को लेके आया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कुसुम स्कीम उसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा फार्मर्स को डायरेक्ट इनकम ट्रांसफ़र किया गया थ्रू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के द्वारा। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।